नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। मध्य प्रदेश में बीजेपी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रही है और बैठकों का सिलसिला भी बढ़ गया है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव अब पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। इतना ही नहीं, प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण के लिए इंटेलिजेंस की मदद भी ली जा रही है और संदेश साफ है कि टिकट वितरण में परिवारवाद नहीं चलेगा। बड़े नेता कह रहे हैं कि परिवारवाद नहीं चलेगा, लाइन खींच दी गई है और एक परिवार एक टिकट। इससे बीजेपी के उम्रदराज हो रहे कद्दावर नेताओं को अपने बेटा बेटी का सियासी भविष्य सता रहा है। हालांकि कैमरे के सामने बीजेपी नेता इससे लगातार इनकार कर रहे हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई मौकों पर परिवारवाद का विरोध कर चुके हैं। देखिए न्यूज आर की एक खास रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा। भाजपा में वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूला, उम्रदराज नेताओं को लाडलों की चिंता, एक परिवार एक टिकट बना चिंता का सबब। बीजेपी में लागू हो सकता है ये फॉर्मूला, कई नेताओं के बेटा बेटी टिकट के दावेदार। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीति में परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ अब तक कड़े रुख की वजह से कामयाब नहीं हो पाते हैं, लेकिन बढ़ते दबाव के चलते अब बीजेपी हाईकमान नेता पुत्रों के लिए गाइडलाइन तय कर सकता है। यानी नई गाइडलाइन में अपने लाडलों को राजनीति में लाने वाले नेताओं को अपने टिकट की उम्मीद छोड़ना होगी। उन्हें बेटा बेटी के लिए सियासी मैदान छोड़ना पड़ सकता है। एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला लागू हुआ तो इसकी जद में कैबिनेट के कई मंत्री और कद्दावर नेता आ सकते हैं। ये वो नेता हैं जो अपने बेटा बेटी को चुनावी मैदान में उतारने को आतुर हैं। बता दें, मुख्यमंत्री समेत आधे से ज्यादा मंत्रियों का चुनाव क्षेत्र उनके बेटे ही संभाल रहे हैं। यही स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी है। बीजेपी के ज्यादातर कद्दावर नेताओं के बेटा बेटी राजनीतिक तौर पर परिपक्व होने के साथ ही चुनावी समर में उतरने के लिए आतुर भी हैं। उन्हें इंतजार है सिर्फ पार्टी की हरी झंडी यानी टिकट का। लेकिन पार्टी एक परिवार एक टिकट का फॉर्मूला लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश में जिन नेताओं के बेटा बेटी की राजनीति में सक्रिय हैं, उनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान, मंत्री गोपाल भार्गव के बेटे अभिषेक भार्गव, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बेटे आकाश सिंह राजपूत, तुलसीराम सिलावट के बेटे नीतीश सिलावट, पूर्व मंत्री जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप, पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष प्रभात झा के पुत्र तुष्मुल, पूर्व मंत्री माया सिंह के बेटे पीताम्बर, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के बेटे सुकर्ण मिश्रा, पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार के पुत्र मुदित शेजवार, गौरीशंकर बिसेन की पुत्री मौसम बिसेन हिरनखेड़े, पारस जैन के बेटे संदेश, कुसुम महदेल के भतीजे पार्थ, रामपाल सिंह के बेटे दुर्गेश सिंह, सूर्य प्रकाश मीणा के बेटे देवेश मीणा का नाम लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यन भी चुनावी राजनीति में आने को आतुर नजर आ रहे हैं। बता दें, मंगलवार 24 जनवरी को हुई बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक इस लिहाज से काफी अहम रही। बैठक में चुनाव से संबंधित भी कई मुद्दों पर मंथन किया गया। इसमें सदस्यों से यह भी कहा गया कि आप सिर्फ मेहनत करें, पद और टिकट की चिंता न करें। मांगने से कुछ नहीं मिलता, काबिलियत से सब कुछ मिल जाता है। आप काम करो, पद और टिकट पार्टी खुद आपको दे देगी। आप कुछ लोगों के नहीं, जनता के नेता बने। लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आएगी, तब क्या ये नेता खामोश बैठे रहेंगे या दूसरी पार्टी में भविष्य तलाशेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। डेस्क रिपोर्ट, न्यूज आर, भोपाल। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी भी विषय को लेकर कोई फॉर्मूला सेट नहीं हुआ है। निश्चित रूप से जब हम एक बात कहते हैं कि हम लोग परिवार भाव वाली पार्टी है, परिवारवाद वाली नहीं है, तो उसके उदाहरण और उसके प्रत्यक्ष जो सब एग्जाम्पल रहते हैं उसको कई लोगों ने अपने आप में देखा भी है। हमें लगता है हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सदस्य किस बात को किस निहित कहा जाता है उसको भली बाती समझते हैं। उसको दुनिया, उसको मीडिया किसी भी रूप में ले, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, पहली बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी पॉलिसी या मंथन करती है तो वो मंथन जो है वो नीतिगत अपने आप में रहता है, उसको कोई बहुत समकक्ष बताया नहीं जाता। लेकिन पहली बात और दूसरी स्पष्ट है कि अभी इस तरह की कोई चर्चा नहीं आई और इसमें बहुत जल्दी कुछ भी कहने का होगा।
तो आपको बता दें विधानसभा चुनाव की तैयारियों में दोनों पार्टियां जुट गई हैं। इस बीच यहाँ पर अलग अलग फॉर्मूले भी अपनाए जा रहे हैं। देखिए, बात की जाए मध्य प्रदेश की तो गुजरात फॉर्मूला अपनाने की बात कही जा रही है, वहीं अन्य मुद्दों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत हुई। बात की जाए यहाँ पर भाजपा में वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूले की तो जोरों पर ये है, लेकिन अब उम्रदराज नेताओं को लाडलों की चिंता सता रही है। लेकिन किस तरह से बीजेपी में ये लागू हो सकता है या फिर कयास के तौर पर ही कहा जा सकता है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कई नेताओं के बेटा बेटी टिकट के दावेदार हैं, जिसके चलते विधानसभा चुनाव में इन्हें टिकट मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति ये बनी हुई है कि मुद्दों को उठाना भी महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव के मद्देनजर। एक परिवार एक टिकट फॉर्मूला लागू हुआ तो इसकी जद में मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि उनके कैबिनेट के कई मंत्री और कद्दावर नेता आ सकते हैं। ये वो नेता हैं जो अपने बेटा बेटी को चुनावी मैदान में उतारने को आतुर हैं। वहीं मुख्यमंत्री समेत आधे से ज्यादा मंत्रियों का चुनाव क्षेत्र उनके बेटे ही संभाल रहे हैं और यही स्थिति राजस्थान, छत्तीसगढ़ समेत दूसरे राज्यों में भी है। चूंकि आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो इसे लेकर किस तरह से राजनीति करवट लेगी ये भी दिलचस्प होगा। बीजेपी के ज्यादातर कद्दावर नेताओं के बेटा बेटी राजनीतिक तौर पर परिपक्व होने के साथ ही चुनावी समर में भी उतरने के लिए आतुर नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव के चलते यहाँ पर किस तरह से इन्हें उतारा जाता है और जनता इन्हें किस तरह से चुनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। आशीष तिवारी सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से, शिवम शुक्ला कांग्रेस प्रवक्ता, विनोद मिश्रा वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। शुरुआत शुक्ला जी आपसे करना चाहूंगी। बात की जाए भाजपा में वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूले की नई बात नहीं है, पहले भी यहाँ पर इसे लेकर कई तरीके से कटाक्ष किया गया कि कांग्रेस में इस तरीके से परिवारवाद लगातार चला आ रहा है, लेकिन बीजेपी में इस तरीके से कुछ देखने को नहीं मिला। तो क्या कहेंगे इस पर? कहीं न कहीं एक बरगलाने की राजनीति इन्होंने इस देश में करने का प्रयास किया है, तो आज चाहे जिस भी माध्यम से हो। और यह जो वंशवाद की राजनीति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड, जो एक ऑफिशियल इनका स्टैंड है और इनकी जो वास्तविक नीतियां हैं, उनके बीच एक स्पष्ट अंतर देखा जाता है। 1999 से सन 2019 के लोकसभा चुनावों तक कांग्रेस पार्टी से कुल 36 परिवारों से जो लोकसभा के सदस्य हैं वह चुन करके आए हैं। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी से 33 सदस्य चुन करके आए हैं। तो यह तो अपने आप में एक चीज स्पष्ट करता है कि कौन सी पार्टी कितना वंशवाद या परिवारवाद पर जोर देती है। कांग्रेस पार्टी का सदैव से यह मानना रहा है कि जो भी व्यक्ति जनता के बीच रह करके जनता के कार्यों को करने के लिए प्रयासरत रहता है, जो भी व्यक्ति सदैव जनता के बीच जीवंत संघर्ष करता है, उसको टिकट मिलने का वह अधिकारी है, चाहे वह किस से आता है या वह सामान्य पृष्ठभूमि का कोई कार्य करता है। राहुल गांधी जी का सदैव से मानना रहा है कि सामान्य घरों के लड़के भी राजनीति में उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलना चाहिए। इसके लिए वो यूथ कांग्रेस में टैलेंट हंट और चुनाव जैसी प्रक्रिया लेकर के आए, जिसके माध्यम से आज जो भी युवा, जो भी विभिन्न क्षेत्रों के युवा जो आज मुख्य धारा की राजनीति में आकर के देश और समाज की सेवा के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनको पर्याप्त अवसर कांग्रेस पार्टी उपलब्ध करा रही है। उसके विपरीत आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए, इनकी कथनी और करनी में एक स्पष्ट अंतर देखा जाता है। इनके यहाँ नेताओं को चमचागिरी करने से, पूरी परिक्रमा करने से, इत्यादि चीजों से पद को मिलते हैं, लेकिन यह जो जब टिकट देने की बारी आती है तो इनके यहाँ पर भी जो विभिन्न राजनीतिक परिवारों से आने वाले लोग हैं, उनको टिकट उसी भी लगातार दिए जाते हैं। आप देखिए आज इनका जो फॉर्मूला सामने आया, वन फैमिली वन टिकट, इसका मतलब यही है कि जो इनके कद्दावर नेता है, जैसे गोपाल भार्गव हो गए, उनके पुत्र को टिकट दे दिया जाए। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पुत्र के लिए टिकट ले ही लिया है। इसी तरीके से शायद मुख्यमंत्री भी जब मध्य प्रदेश की सियासत से रिटायर होंगे तो वह कहीं न कहीं अपने बेटे बेटियों को सेट करना चाहते होंगे। इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की सदैव रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी नीतियों और अपनी कथनी और करनी में कोई द्वंद्व रखने वाला दल तो है नहीं। हमारे यहाँ हर चीज स्पष्ट है कि जो भी व्यक्ति जनता के बीच रहकर कार्य करेगा उसको टिकट देने का काम पार्टी करेगी। तिवारी जी, वन फैमिली वन टिकट फॉर्मूले पर क्या कहेंगे? शुरू से ही कि हम वंशवाद की राजनीति को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। हमारा ये मानना है केवल वह नेता का पुत्र है इस आधार पर टिकट दी जाए, ये गलत होगा। यदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में बहुत अच्छे तरीके से वो काम करता है, आगे लगातार जनता के बीच में काम कर रहा है और उसके अंदर एक योग्यता है एक राजनीति में आगे बढ़ने की,
तो निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे कार्यकर्ता के रूप में जब वह काम करता है तो वह टिकट का पात्र होता है। और प्रत्येक कार्यकर्ता का यह अधिकार भी है कि वह अपनी पार्टी से टिकट मांगे, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो। वह अपने राजनीतिक पार्टी, जिस पार्टी में वह काम कर रहा होता है, वहां से टिकट मांगने का अधिकारी होता है, उसे मांगना भी चाहिए। अब रही बात वर्तमान कार्य समिति के समय किस प्रकार से यह विषय, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई विषय अभी कार्य समिति में नहीं आया और भारतीय जनता पार्टी पूर्व से ही यह तय करके रखी हुई है कि हम केवल वंशवाद पर फोकस नहीं करेंगे, हम कार्यकर्ता की काबिलियत पर फोकस करेंगे। कार्यकर्ता जो हमारा मूलभूत कार्यकर्ता है, जो पोलिंग बूथ पर काम करता है, जो हमारे शक्ति केंद्र पर काम करता है, जो हमारे संगठन में दायित्व लेकर काम करता है, ऐसे कार्यकर्ता को टिकट मिलना चाहिए और ऐसा कार्यकर्ता ही पात्र होगा। साथ ही साथ यह भी देखा जाता है टिकट की वितरण के समय, कोई भी राजनीतिक दल हो वह यही प्रयास करते हैं कि ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दी जाए जो कि जीतने की स्थिति में हो। तो क्योंकि चुनाव के समय जीत का एक महत्व होता है, तो निश्चित तौर पे इस बात पर भी फोकस होता है राजनीतिक दल का। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात पर फोकस किए हुए है कि हमें चुनाव जीतना है, तो चुनाव जीतने वाला हमारा कैंडिडेट कौन है, उसको हम चुनाव में टिकट देने वाले हैं। ठीक है मिश्रा जी, अगर बीजेपी के कोई नेता होते हैं जो वाकई में यहाँ पर अगर टिकट की दावेदारी बेटा या फिर बेटे के लिए पेश करते हैं और योग्यता के आधार पर उन्हें अगर दावेदारी दी भी जाती है, तो कितना समर्थन करेंगे इसका? इतना ये प्रश्न है तो जो पार्टी वंशवाद के बेल से विरोध करते हुए आगे बढ़ी है जी, और वंशवाद आखिर राजकुमारी ठाकुर जी हम कहेंगे किसे? यदि आज मैं हूं और मैं अपने पुत्र को वो विधानसभा क्षेत्र की टिकट देता हूं तो क्या ये वंशवाद की श्रेणी में नहीं आएगा? क्या उस क्षेत्र का कार्यकर्ता उस विधानसभा चुनाव के लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा? क्या मेरे ही पुत्र को अधिकार होगा? और यदि मैं मुख्यमंत्री हूं और 3 पंचवर्षीय से मैं ही सीट ले रहा हूं जी, तो उसके बाद स्वाभाविक है कि मेरा पुत्र कार्यकर्ताओं के दृष्टि से देखा जाए या संसाधन की दृष्टि से देखा जाए, जनसंपर्क की दृष्टि से देखा जाए, तो वो अन्य कार्यकर्ताओं की दृष्टि से श्रेष्ठ हो जाता है। तो इसी तरह से जितने माल भार्गव जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, आकाश विजयवर्गीय के पिता कैलाश विजयवर्गीय हो, या तुलसीराम सिलावट हो, या कांग्रेस के भी कोई भी ऐसे नेता होंगे जी, तो जब पिता मंत्री रहता है या पद पर रहता है तो स्वाभाविक है वो युवराज की तरह पूजा जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी को तो ये चाहिए था कि हम ऐसे क्षेत्र जहां से हमारे ये दमदार नेता आते हैं, वहां से हम ऐसे कार्यकर्ता को लाएंगे जो गरीब तबके का हो, जो सामान्य तबके से आता हो, जो दलित तबके से आता हो, आदिवासी तबके से आता हो, और हम उसे उस सुरक्षित मानी जाने वाली जो सीट है, क्योंकि जब हमारे पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे मैं स्वयं ही निरंतर जीत रहा हूं, तो वो सुरक्षित हो जाता है। तो ऐसे क्षेत्र से उस तरह के प्रत्याशी को जिताए, तब तो हम मानेंगे कि हाँ ये एक साधारण कार्यकर्ताओं के चिंता के करती है, अन्यथा अपनी सीट अपने पुत्र को दे दूं तो ये तो वंशवाद में मानूंगा, इसलिए समर्थन का प्रश्न नहीं है। इस पर शुक्ला जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। सरकार महोदय ने स्पष्ट कहा है कि जब कोई पिता अपने पुत्र को सीट कहीं न कहीं पास ओवर कर रहा है तो वह सीधे तौर पर वह कहीं न कहीं वंशवाद की श्रेणी में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस पर भी अगर वह पुत्र नकारा, निकम्मा और नाकाबिल हो और ऐसे पुत्र को भारतीय जनता पार्टी लोगों के ऊपर, कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपने का प्रयास करे, यह तो अपने आप में इनकी कथनी और कथनी में कितना भेद है वह देखा जाता है। यह लोग सुबह शाम प्रधानमंत्री जब टेलीविजन पे आएंगे तो वह कहीं न कहीं वंशवाद के विरोध पर लंबे लंबे बयान देंगे, वक्तव्य देंगे, लोगों को वंशवाद का विरोध करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, लेकिन अपनी कैबिनेट में अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, धर्मेंद्र प्रधान
जैसे नेताओं की नियुक्ति भी करेंगे जो खुद कहीं न कहीं वंशवाद के माध्यम से उस पायदान तक पहुंच पाए हैं, जिनके पास काबिलियत के नाम पर किसी एक बड़े व्यक्ति का पुत्र होने के अलावा कोई ऐसी बड़ी काबिलियत नहीं रही है। यह भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है। कांग्रेस पार्टी में अगर इस प्रकार से किसी व्यक्ति को टिकट दिया भी जाता है तो इस बात को परखा जाता है कि वह व्यक्ति जनता के बीच कितना लोकप्रिय है, वह व्यक्ति जनता के बीच में किस प्रकार से पार्टी के प्रभाव को व्यापक रूप से बढ़ा सकता है, वह व्यक्ति वास्तव में यानी कि शुक्ला जी इनडायरेक्टली आप कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी में भी वंशवाद है। बीजेपी में मैंने आपको डाटा के साथ बताया कि लोकसभा में 1999 से 2019 तक का जो एक डाटा है उसमें 36 राजनीतिक परिवार से आने वाले लोगों को कुल कांग्रेस ने सांसद बनाने का काम किया। उसके विपरीत वह आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी में 33 है। यह दिखाता है कि दोनों दलों में ही परिवारवाद को कहीं न कहीं एक प्रकार से परिवार से आने वाले लोगों को टिकट दिया गया है। तो जो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर एक मिथ्या आरोप लगाती है परिवारवाद का, वह कहीं न कहीं झूठा सिद्ध होता है। लेकिन उसमें भी देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस पार्टी पर अगर किसी को किसी व्यक्ति की जिसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि है राजनीतिक, उसको टिकट भी देती है तो इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि हमारा व्यक्ति वह व्यक्ति कार्यकर्ता रहा हो, जमीन पे संघर्ष किया हो, लोगों के बीच खड़ा रहा हो, उनके सुख दुख में रहने वाला व्यक्ति हो। हम किसी भी व्यक्ति को, किसी परिवार के, किसी नेता के व्यक्ति को ला करके जनता के ऊपर थोपने का काम नहीं करते हैं, न तो अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर थोपने का काम करते हैं। यही कारण है कि हमारे जितने भी नेता चुन करके आते हैं वो अपने अपने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय है। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की लगातार कितनी फजीहत हमने मीडिया के माध्यम से होते हुए देखी है। तिवारी जी, बीजेपी में वंशवाद है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी वंशवाद का विरोध करती रही है और उसका पूर्ण प्रयास रहा है प्रारंभ से ही। देखिए बात है, देखिए पूरी बात आप जब बोल रहे थे मैं आपकी बात बहुत ध्यान से सुन रहा था। मैं अपनी बात का पूरा उत्तर बोल देना। तिवारी जी मैं झूठ नहीं बोल रहा था, तिवारी जी मैं झूठ नहीं बोल रहा था। मेरे विचारों में लगातार यह प्रयास करती रही है कि हमारे जो कार्यकर्ता है उन कार्यकर्ताओं को टिकट मिले। और यही कारण रहा है कि आज सामान्य से परिवार के लोग राजनीति में उच्च पदों पर हैं। और आपने ये देखा कांग्रेस और भाजपा का जो सबसे बड़ा अंतर, कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़ी मुश्किल से अभी बदल पाए हैं, वो बड़ी मुश्किल से, वो भी कौन, या तो उनके करीबी ही लोग हैं। पर भारतीय जनता पार्टी में अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता। सीधे कोई भी एक सामान्य सा कार्यकर्ता आएगा और बन जाएगा। कोई सोच नहीं पा रहा था कि नड्डा जी से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी में किसी को भी, शिवराज जी के बाद कोई भी अच्छा कार्यकर्ता होगा वो भी आगे काम करेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ की कोई कल्पना नहीं कर सकता था, वो महामंत्री थे, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी ये व्यवस्था है, संगठन के अंदर भी। और भारतीय जनता पार्टी इस पर शुक्ला जी कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जी। तो वहाँ पर भी यही व्यवस्था है कि वह हर समय हमारे जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जनता के बीच में लगातार काम कर रहे हैं, हम उन्हें आगे बढ़ाते हैं, उन्हें मौका देते हैं और लगातार ऐसे ही कार्यकर्ता निकल कर आ रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि नए चेहरों को उतारा जाए। आने वाले चुनाव में भी हम नए युवाओं को भी मौका देने वाले हैं, महिलाओं को भी मौका देने वाले हैं। और लगातार हमारा प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी से कर्मठ कार्यकर्ता को हम टिकट दें और वह जीतकर देश प्रदेश के लिए काम करे। और यह जो काम करने की परंपरा है ये नई पीढ़ी को भी तैयार करती है किसी भी राजनीतिक संगठन में। तो मेरा तो ये मानना है कि प्रत्येक संगठन को भी यह प्रयास करना चाहिए कि अपनी नई पीढ़ी को तैयार करना चाहिए। शुक्ला जी, देखिए मैंने जैसा शुरुआत में ही कहा है, अंग्रेजी की एक महत्वपूर्ण कहावत है कि ट्रुथ नीड्स नो फर्नीचर। सत्य जो है उसको आवारणों की जरूरत नहीं पड़ती है। आप कितना भी चीज को चाशनी में लपेट दें अपनी बातों को, लेकिन जो वास्तविकता है, जो हकीकत है, जो सत्य कहते हैं, वह बात मैंने स्पष्ट कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद या परिवारवाद के कितना विरोध में है। इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चरल जो वंशवाद की प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया। दूसरा कमेंट इनका हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के संबंध में था। मैं एक बात यह कहना चाहूंगा कि हमारा लगभग 150 वर्षों का कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, कई सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, लेकिन हमारा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष आज तक कभी रिश्वत लेने के आरोप में अपने पद से त्याग पत्र नहीं देता है। भारतीय जनता पार्टी के अपने इतिहास के अध्यक्ष हुए हैं, रिश्वत लेने के लिए
रिश्वत लेने के लिए इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पद छोड़ा था। अगर आज तिवारी जी को वह चीज याद नहीं है तो याद करने की आवश्यकता है। जिस राज्य से आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, उसी राज्य से आने वाले और उसी सामाजिक वर्ग से आने वाले, आपको स्पष्ट करता है कि कांग्रेस पार्टी कैसे लोगों को आगे लाने का काम करती है, कैसे लोगों को दायित्व देने का काम करती है। उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की एक व्यापक राजनीति को बढ़ा रही है। तीसरी चीज मैं बार बार यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में तमाम उन लोगों को टिकट देगी, लेकिन जनता यह चीज समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कितना बड़ा स्पष्ट अंतर रहता है। जनता कहीं न कहीं आज कांग्रेस पार्टी के साथ है। यह परिवार से टिकट दें, परिवार के बाहर टिकट दें, किसी को ला करके टिकट दें, किसी को टिकट काट दें, उससे कोई परिणामों पे अंतर नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक मजबूत और स्थिर सरकार बनाएगी, जो मध्य प्रदेश को कहीं न कहीं विकास और प्रगति के पथ पर अग्रसर करेगी। मिश्रा जी, यहाँ पे परिवारवाद की बात की जाए तो बीजेपी में कभी देखने को नहीं मिला, ना सुनने को मिला, लेकिन आज सुनने में और देखने में लग रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी में भी परिवारवाद है? प्रदेश कार्य समिति में बार बार ये कहा जा रहा है कि अभी हमने इस नीति को लागू नहीं किया है जी। और हमारी जो चुनावी स्ट्रेटजी होगी वो हम बाद में लागू करेंगे जी। तो इस बयान के बाद हम ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी वन फैमिली वन टिकट की जो नीति है वो अपनाने जा रही है जी। और यदि उसने अभी अपनी रणनीति स्पष्ट नहीं कही है तो ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भारतीय जनता पार्टी में वंशवाद है। देखिए, किसी भी संगठन में 2-4 सीटों में इस तरह के उदाहरण मिल सकते हैं, उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन यदि बहुतायत में मंत्रियों के या निरंतर जीत के आने वाले प्रतिनिधियों के पुत्रों को टिकट दिया जाएगा, चाहे वे किसी भी दल में हो, तो उसे वंशवाद कहा जाएगा। इसे केवल हम कांग्रेस की सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इंदिरा गांधी से तुलना ना करें। किसी भी विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र में यदि इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो उसे वंशवाद माना जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र के जो प्रतिभावान पार्टी कार्यकर्ता हैं उनका भी अधिकार होता है और उनके भी मन की इच्छा होती है कि वे भी जनता की सेवा के लिए विधानसभा और लोकसभा में जाएं। मेरा तो ऐसा मानना है। लेकिन अगर मिश्रा जी ऐसा होता है कि वाकई में अगर किसी नेता का पुत्र या पुत्री योग्य होते हैं, राजनीति में लगातार 4 से 5 साल या फिर उससे ज्यादा का समय भी हो सकता है सक्रिय हैं और उन्हें दावेदारी पेश करने का मौका मिले, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, मैंने यही बात कही कि मान लीजिए 2-4 सीटों में इस तरह की कोई चीज आती है जी। तो उसका अर्थ ही ये है कि यदि उस नेता का पुत्र पार्टी की सेवा उस क्षेत्र में करता आ रहा है या प्रदेश में करता आ रहा है तो वो एक कर्मठ कार्यकर्ता होने के उसे संगठन टिकट दिया है, ये माना जाएगा जी। लेकिन मान लीजिए एक लंबी फेहरिस्त आ जाती है कि जैसे गोपाल भार्गव जी के पुत्र आ गए, उधर से तुलसीराम सिलावट के पुत्र आ गए, सिंधिया खानदान से तो आते ही हैं। यदि ये एक लंबी सूची आ जाती है तो फिर हम तो ये मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वंशवाद कर रही है। ठीक है, लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई बयानबाजी नहीं हो रही। फिर मैं कह दूं जी जी ठीक है। तिवारी जी, बीजेपी तो बीजेपी लगातार इसे लेकर प्रत्याशी चयन और टिकट वितरण के लिए इंटेलिजेंस की मदद भी लेगी, कितनी सच्चाई है इसमें? को लेकर फोरम होते हैं और भारतीय जनता पार्टी उसी फोरम पे अपनी एक चर्चा करती है, कार्यकर्ताओं का चयन करती है। हमारे यहाँ नीचे से ऊपर तक नाम पहुंचते हैं और यह परंपरा आज से नहीं, प्रारंभ से ही भारतीय जनता पार्टी में है कि जिले से नाम पहुंचते हैं, फिर उन नामों का पैनल बनता है, उन पर विचार होता है, कौन जीत सकता है उसे हम टिकट देते हैं और पूर्ण प्रयास ये किया जाता है कि हमारा जो क्षेत्र का कार्यकर्ता है उसी क्षेत्र का कार्यकर्ता है उसे ही हम टिकट दें और यह भी हमारा प्रयास होता है कि वह जीतने वाला हो, क्योंकि चुनाव के समय चुनाव में जीतना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो निश्चित तौर पे हम जीतने वाले प्रत्याशी का चयन करने का प्रयास करते हैं और अभी भी करेंगे, आने वाले समय में भी करेंगे और हम अपने अच्छे कार्यकर्ताओं को इस 2023 के चुनाव में उतारेंगे, 2024 के चुनाव में उतारेंगे और हमारे वही कार्यकर्ता चुनाव जीतेंगे और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। ठीक है, शुक्ला जी।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एक जो परिवर्तन की राजनीति को शुरू किया है, 2018 में हमारी सरकार चुन करके आई थी, हमने मध्य प्रदेश की जनता को एक विकल्प दिया था कि किस प्रकार से कुशासन से मुक्ति पाई जा सकती है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने छलबीट करते हुए हमारी सत्ता को कहीं न कहीं हथियाया। तो जनता ने यह सब चीजें देखी है। भारतीय जनता पार्टी आज किसी भी पैमाना, कोई भी इंटरनल सर्वे, कोई भी इंटरनल रिपोर्ट इत्यादि चीजों पर चर्चा कर ले, उसका कोई विशेष परिणाम होता हुआ इनको नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री के खिलाफ, इनके प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ, इनके मंत्रियों के खिलाफ, इनके विधायकों के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पूरे प्रदेश में है। आप यह चीज देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट है, जो मध्य प्रदेश की जो खुफिया पुलिस की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक 70 के करीब के आंकड़े में सिमट के रह जा रहे हैं। तो जो अपने आप में स्पष्ट करता है कि किस प्रकार का एक व्यापक सत्ता विरोधी माहौल पूरे प्रदेश में है। और कांग्रेस पार्टी की जो एक परिवर्तन की राजनीति है कमलनाथ जी के नेतृत्व में, जनता उसको कहीं न कहीं विश्वास कर रही है और उसी सकारात्मक विचारधारा के साथ हम चुनावों में उतरेंगे और मध्य प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। ठीक है मिश्रा जी, क्या लगता है कि दोनों पार्टियों की अगर बात की जाए तो किस तरह से वंशवाद को खत्म करके, देखिए कांग्रेस पर हमेशा से ही आरोप लगते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ समय की बात की जाए तो क्या लगता है वाकई में वंशवाद को लेकर बीजेपी से लेकर कांग्रेस में, कांग्रेस की मुख्य रूप से अगर बात की जाए तो कुछ बदलाव आया है या नहीं? देखिए, कांग्रेस में भी जो वंशवाद का आरोप लगता है वो केवल गांधी परिवार को लेकर ही लगता है जी। इसके अलावा पुरजोर तरीके से तो ये कभी विरोध नहीं किए हैं। और जो कार्यकर्ताओं के या मंत्रियों के या विधायकों के पुत्र आए हैं तो वे अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं सक्रिय रहे हैं, उस कारण से आए हैं, चाहे वो सुभाष यादव जी के पुत्र अरुण यादव हों या दिग्विजय सिंह के पुत्र जयवर्धन सिंह हों। तो इसलिए अभी खासकर मध्य प्रदेश में ऐसी वंशवाद की व्यवस्था भाजपा और कांग्रेस दोनों में देखने को नहीं मिली है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के युवा ऊर्जावान वीडी शर्मा जी हैं, जो एक सामान्य परिवार से आए हैं जी। मुख्यमंत्री जी सामान्य परिवार से आए हैं, तो इसलिए अभी मध्य प्रदेश में तो इस तरह की कोई स्थिति नहीं है। ठीक है सर, और अपेक्षा भी करता हूं कि भविष्य में वंशवाद ना लगे। जी बिल्कुल, जो योग्य उन्हें ही दावेदारी पेश करने का मौका मिले। और इसी के साथ तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की रणनीति भी अब तैयार होने लगी है, एजेंडों पर चर्चा हो रही है और फॉर्मूले को लेकर भी बातचीत हो रही है। किन फॉर्मूलों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुद्दों को प्राथमिकता दिया जाना भी उतना ही अहम हो जाता है जितना विधानसभा चुनाव में जनता जब अपने किसी प्रत्याशी को वोट देती नजर आती है। लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।